गुड मॉर्निंग। सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का लेक्चर 5 शुरू करने जा रहा हूं। जो पिछला वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर हम इस वीडियो का लिंक दे दूंगा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में। देखिए, मैं जो टॉपिक शुरू किया हूं प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास के निर्माण के स्रोत, जिसमें मैंने बताया था एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो आज हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करेंगे और पिछले जो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे भी इतिहास में कहा गया है कि रात को अगर आप याद करेंगे तो सुबह सफ़र चट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि मैं भी एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं एक साइंटिफिक रूप से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना ही याद करना पड़े, सिर्फ लेक्चर को देखिए और सुनिए, निश्चित ही आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आज हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ाऊँगा। तो पुरातात्विक स्रोत को पढ़ाने से पहले उसके कुछ बात को जो बीच बीच में आएंगे उसको बताने का पहले कोशिश करते हैं। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत में होता क्या क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत में आप अभिलेख, सिक्के, मुहरे, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष और मृत भांड और आभूषण इत्यादि आपको मिलेंगे। इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, पुरातात्विक स्रोत, पहले हम जो पुरातात्विक है वो दो शब्दों से मिलके बना है जो यूनान के शब्द हैं, आर्कियोसियस यानी पुरातन और दूसरा लोगस। पुरातन का मतलब होता है प्राचीन और लोगस का मतलब होता है ज्ञान, यानी प्राचीनतम ज्ञान। तो प्राचीनतम ज्ञान हमें मिलता कहाँ से है। तो देखिए, प्राचीनतम ज्ञान जो मिलता है, तो मैंने बताया कि अभिलेख, सिक्के, मुहरे, इस सब से वगैरह ही प्राचीनतम स्रोत है। तो देखिए, बीच में आएगा अशोक का अभिलेख, शिलालेख, या फिर आपको जो भी शब्द आएंगे उसको पहले मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो अभिलेख पहले, तो जो लेख मुहर और प्रस्तंभों पर या फिर स्तूप और चट्टान और ताम्रपत्रों पर मिलता है वो हमारा अभिलेख है। और अभिलेख को अध्ययन करने को हम एपिग्राफी कहते हैं या पूरा लेख शास्त्र बोला जाता है। और वही मुद्रा यानी सिक्के को अध्ययन करने वाले को मुद्रा शास्त्र या न्यूमेरेटिक्स कहते हैं। वही अगर अभिलेख और दूसरे प्राचीनतम दस्तावेज को साथ प्राचीन तिथि का अध्ययन अगर करने को मिले तो उसको हम पूरा लिपि शास्त्र या पोलियोग्राफी कहते हैं। जो ये सब है, ये आपको पुरातात्विक जब हम पढ़ाएंगे उसमें कुछ वर्ड आते रहते हैं, इस चलते मैं चाहता हूं कि पहले आपको इसे क्लियर हो जाए। वही जो पोलियोग्राफी यानी लिपि शास्त्र, तो आपको पता होना चाहिए कि लिपि है क्या। तो जो हम भाषा का यूज करते हैं उसको जो लिखने की जो विधि है वही हमारा लिपि है। देखिए, तो आपको अशोक के शिलालेख में बहुत से बात आपको देखने को मिलेगा, जो इन सब को बात को अभी हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो लिपि है वो लिपि उसमें यूज हुआ है, जो अभिलेख में या शिलालेख में। तो आप देखें कि लिपियां जो है 4 तरह के लिपि का यूज किया गया। एक प्राकृतिक लिपि जो अशोक के प्रारंभ में लिखा गया जो अभिलेखों पर है वो मूलतः प्राकृतिक लिपि में है।
वही दूसरा ब्राह्मण लिपि जिसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, यानी ऐसे से ऐसे, ठीक है। वही खरोष्टी लिपि में भी कुछ अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, उसको राइट टू लेफ्ट यानी इस साइड से इस साइड। वही यूनानी अरमाइका लिपि जिसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ जो शिलालेख हैं उस पे दिखता है। अब हम एक एक करके पुरातात्विक स्रोत को बताने जा रहा हूँ। आपको लिपि बता दिए कि 4 लिपि का यूज किया गया है अशोक के अभिलेख में। वही अभिलेख किसको बोलते हैं, और दूसरा मैंने उसका अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, मुद्रा को अध्ययन करने वाले को क्या कह रहे हैं, इन सब को हम बता दिए। मुद्रा प्लस तिथि प्लस, अब इस लेख को एक जगह अगर मिल जाए तो उसको हम पूरा लिपि शास्त्र बोलते हैं। इसके बारे में हम बता दिए। अब हम पुरातात्विक स्रोत से क्या क्या मिलते हैं इस सब के बारे में बात शुरू कर रहा हूँ। अब हम आपको पुरातात्विक स्रोत को एक एक करके डिफाइन करते हैं। एक प्रश्न है कि अगर ये अभिलेख इतने पुराने हैं या फिर सिक्के इतने पुराने हैं, ये कैसे मैं जानूं, प्रश्न उठता है। तो इसके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता करते हैं। आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा कार्बन 14, इसी द्वारा किसी भी जो पुराने हैं ये कितना साल का पुराना है इससे पता चलता है। दूसरी बात, मैंने जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये मिलता कैसे, कहीं पे खनन करके। तो जो खनन होता है ये होता 2 तरह से है, ये भी आप जान लीजिए, जो मैं पिछले बता सकता था लेकिन यहाँ पर भी जान लीजिए कि खनन एक ऊपर से नीचे खुदाई कर देते हैं या फिर सतही से ऐसे करके खोद देते हैं। तो इस जो ऊपर से नीचे करते हैं उसको बोलते हैं खनन, खनन। और दूसरा उत्खनन, यानी हमारा जो खुदाई भी होता है 2 तरह से होता है, एक खनन और दूसरा उत्खनन। अब हम एक एक करके पुरातात्विक स्रोत के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अभिलेख। देखिए अभिलेख जो है इससे क्या पता चलता था, तो राजा का अपना आदेश, जैसे आज भी देखते होंगे कि जब गवर्नमेंट है कोई कुछ लाता है तो पहले वो जनता में उसकी बात रखता है, चाहे जो भी बिल लाए। तो उसी प्रकार जब पुराने समय में राजा अपना आदेश को बताने के लिए अभिलेख में खुदाई करवाता होगा, या फिर इससे क्या पता चलेगा, इसे भी पता चलेगा कि उस समय के राजा की किस तरह से आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति थी। सिक्के से पता चल जाएंगे। कई लोग होंगे कि सोने के सिक्के जारी करेंगे, तो कई लोग पूर्ण सोने के सिक्के जारी करेंगे, ये सब हम सिक्के में पढ़ लेंगे। मंदिर, आपको पता होगा कि मंदिर भी इंडिया में 3 ही प्रकार के शैली से बनते हैं, और इसमें भी और आगे हम बताएंगे कि जो राम मंदिर हाल फिलहाल में बन रहा है वो किस शैली में बन रहा है। फिर उसी प्रकार स्तूप, स्तूप से क्या पता चलेगा, चैत्य, विहार और गुफा से क्या पता चलेगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अभिलेख। अभिलेख में पहला अभिलेख मौर्य काल से। देखिए जो मौर्य काल विशेष करके जो पढ़ते हैं, तो मौर्य काल में हम पहले अशोक से प्रारंभ होता है। जो मौर्य काल का अभिलेख है वो अशोक के समय से ही शुरू होता है। ऐसे तो ईरान के शासक से ये
पहले वहाँ के शासक से द्वारा अभिलेख खुदाई जाती थी, लेकिन इंडिया में मौर्य काल में अशोक के से प्रारंभ होता है। अशोक का जो अभिलेख है सर्वप्रथम ट्रिपेंथलर ने 1750 ईस्वी में इसको सर्वप्रथम खोजा था। वही प्रिंसले जो 1837 में इसको सर्वप्रथम पढ़ा था। तो यूपीएससी 2015 में 16 में आई थिंक 16 में पूछा था कि अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो प्रिंसले ने ही पढ़ा था। देखिए, अशोक के शिलालेख के बारे में अगर हम बात करें तो दो बात बता दिए कि सबसे पहले इसे ट्रिपेंथलर ने खोज किया, और दूसरा कि प्रिंसले जिसने सर्वप्रथम पढ़ा था, प्रिंसले, ठीक है, जेम्स प्रिंसले ने सर्वप्रथम इसे पढ़ा था। देखिए, जो अशोक के जो अभिलेख है उसमें ज़्यादातर के जो अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, और जो ब्राह्मी लिपि है उसी से हमारा देवनागरी लिपि का भी विकास होता है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का जो लिपि है देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार पंजाब का गुरुमुखी, इसी तरह अंग्रेजी का रोमन। तो जितने भी अशोक के अभिलेख हैं उसमें मैक्सिमम में ब्राह्मी लिपि में ही बताया गया है, और मैंने लिपि 4 बता चुका हूँ जो पीछे इसमें कि कौन कौन से लिपियाँ थी, खरोष्टी लिपि, अरमाइका लिपि और ब्राह्मी लिपि, और ये सब जो भी हम लिपि के बारे में बात कर चुके हैं। तो मैक्सिमम जो था हमारा ब्राह्मी लिपि में ही था, और ब्राह्मी लिपि से ही हमारा देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। अब हम इसके जो अभिलेख थे उसमें कई अभिलेख छोटे थे, बड़े थे। तो सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है, वही जो 13वां अभिलेख है अशोक का, उसमें कलिंग युद्ध का प्रमाण मिलता है, और उसके बाद रणभेरी के नीति से छोड़ के धम्म की नीति की ओर अशोक शुरू हो जाता है जब कलिंग युद्ध विजय के बाद। उसके बाद अगर देखेंगे कि मस्की के जो एक अभिलेख है, मस्की, इससे हमारा बुद्ध, शाक और प्रियदर्शी होने का प्रमाण अशोक का मिलता है। वही आगे एक पश्चिमी चंपारण में रंगपुरवा, जिसमें एक बैल की मूर्ति बना हुआ है शीर्ष पे अभिलेख के, वहाँ से हमारा पता चलता है। और राजकीय जो हमारा चिन्ह है शेर, जो सारनाथ के जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि वहाँ जो हमारा राजकीय चिन्ह बना हुआ है। और वही जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अशोक ने जो अपनाया था, इसका प्रमाण हमें भृगु अभिलेख से मिलता है। अब हम एक एक करके जो अभी हम छोटे रूप में डिस्क्राइब कर रहे हैं, भृगु अभिलेख से पता चलता है। जो एक एक करके कम में या फिर शॉर्ट में डिफाइन कर रहा हूँ। जब हम मौर्योत्तर काल, मौर्य काल जो पढ़ाएंगे तो उसको मैं विशेष करके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ समझना है कि हमें क्या क्या मिला था जो पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ, जिससे हमें इतिहास लिखा गया, प्राचीन इतिहास। अब हम जो मौर्योत्तर काल के बारे में बात करें, मौर्योत्तर काल कहने का मतलब ये हुआ कि मौर्य के बाद के काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं, या फिर इसे
उत्तर मौर्य काल आप कह सकते हैं। देखिए उत्तर मौर्य काल में आपको जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें पूर्णतः ये पहली ऐसी अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। साथ ही साथ जो सुदर्शन झील है इसके बारे में भी इसमें बात किया गया है। वही हाथी गुफा जो चंदी वंश के से संबंधित है और राजा खरबेला के बारे में बात किया गया तथा प्राकृत भाषा में बात इसमें प्राकृत भाषा में बात कही गई है तथा यह जैन धर्म से यह अभिलेख संबंधित है। वही अगर हम आगे देखें तो नासिक की गुफा, तो नासिक अभिलेख, इसको में आपको सातवाहन वंश का बारे में बात किया गया है। वही जो गरुड़ अभिलेख इसमें हमें वैष्णव धर्म के बारे में बात किया गया है। अब हम चलते हैं गुप्त काल। आपको छोटी छोटी बात में या फिर कम शब्दों में इन सब बात को बोल दिया जा रहा है और जब इससे ही मैं मौर्योत्तर काल टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें हम विशेष करके अधिक या डिस्क्राइब करके बात करूंगा। ठीक है, ओके। हम अब चलते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्त्री, एरन अभिलेख और महरौली अभिलेख तथा चंद्र सौर का अभिलेख। देखिए प्रयाग प्रशस्त्री पत्र में समुद्रगुप्त है, उसके युद्ध के बारे में पता चलता है। वही एरन जो अभिलेख है इसमें प्रथम बार जो सती प्रथा है, सती प्रथा का जो प्रमाण है हमें एरन अभिलेख से ही पता चलता है। और सती प्रथा एक ऐसी कृति थी जिसमें पुरुष को मर जाने के बाद यानी पति को मर जाने के बाद पत्नी को उसके साये पर जिंदा जलाया जाता था। ये कितना ये अमानवीय सामाजिक कृति था। वही हम आगे चलते हैं महरौली में का जो अभिलेख है उसमें हमारा जो है चंद्रगुप्त टू के बारे में बात किया गया है और चंद्रगुप्त टू को ही विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। वही हमारा मंदसौर और महरौली जो है हमारा दिल्ली में है। वही हमारा जो मंदसौर है उसमें कुमार गुप्त के बारे में बात किया गया है। अब हम हर्षवर्धन के शासनकाल के अभिलेख के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए नर्मदा और तापी नदी के मध्य में जो युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशियन टू के बीच में, इसके बारे में हमारा हर्षवर्धन के काल का जो अभिलेख है उसमें बात किया गया है। देखिए जो गुप्त काल का जो अभिलेख है वो सभी के सभी संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में जो रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था प्रथम अभिलेख था जिसमें मैंने बताया कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो अब हमारा अभिलेख के बारे में लगभग आपको बात बता दिया गया है। और दो विदेशी भी हैं अभिलेख जहाँ से हमें विदेश में ही प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भी हम जब मौर्य काल पढ़ाएंगे तो उसको विशेष करके डिस्क्राइब करेंगे। अब हम सिक्के के बारे में बात करते हैं। तो सिक्का जो था इसको अध्ययन करने को हम बता दिए हैं कि क्या बोलते हैं, इसको मुद्रा शास्त्र बोला जाता है, इसका अध्ययन करने का। देखिए सिक्के को अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र बोला जाता है, हमेशा ये पूछा भी जाता है। देखिए सिक्के से इन मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल का आर्थिक एवं
पता चल पाता। देखिए सिक्के को आहत भी कहते हैं, पंचमार्क भी कहते हैं, लेकिन सिक्के पर कोई अब लेख नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ आकृति होता था, और इसी को हम पंचमार्क आहत कहते हैं। वही साहित्य में हम कारसन, पुराण और धरन एवं सत्यमान कहा जाता है। अब हम इनको मौर्य काल को और मौर्योत्तर काल को बताते हैं कि इसमें क्या था। तो देखेंगे कि मौर्य काल में चांदी का सिक्के जारी किए गए, जिस पे मोर और पर्वत तथा अर्धचंद्राकार का चित्र उकेरा जाता था या फिर उकेरा हुआ होता था। इसमें अब हम मौर्योत्तर काल के बारे में अगर देखें तो मौर्योत्तर काल में जो सोने थे, सबसे पहले सोने का सिक्का मौर्योत्तर काल में ही बनाया गया। और जो पहली बार राजा का नाम जो है, राजा का कोई नाम होता था, राजा का कोई सिक्का नाम अगर इसी सिक्के गुप्त मौर्योत्तर काल के सिक्के से ही हमें मिलता है कि उस पर नाम उसका उकेरा हुआ होता था। वही अगर देखेंगे तो शुद्ध सोने का सिक्का जो था कुषाण राजा ने बनवाया था। वही सातवाहन जो राजा था, मौर्योत्तर काल का सातवाहन राजा, वो शीशे और पोतिन धातु का बनवाया था। जो सातवाहन राजा था उसने शीशे और पोतिन धातु का सिक्के बनवाया था। अब हम गुप्त काल में अगर बात करें तो गुप्त काल में आप देखेंगे कि गुप्त काल का जो सिक्का था, गुप्त काल का एक सोना का, दूसरा चांदी का और तीसरा तांबा का होता था। सोने के सिक्के को हम दिनार बोलते हैं और चांदी के सिक्के को हम रूपक और तांबे को सिक्के को हम मासक बोला जाता है। अब हम सबसे अधिक अगर देखें तो जो सोने का सिक्का था हमें गुप्त काल से ही प्राप्त होता है। वही आप इसके सिक्के पर देखेंगे कि समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए चित्र को उकेरा गया है। अब हम एक एक करके, मैंने सिक्के के बारे में बता दिया, मौर्य काल का, मौर्योत्तर काल का और गुप्त काल का। अब हम मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं। मंदिर देखिए, शुरू में जो मंदिर था, जो प्रारंभ किया गया गुप्त काल से ही प्रारंभ किया गया है। और जो मंदिर थे वो पूर्ण रूप से सपाट के रूप में, उसका जो छत होता था, सपाट जो छत होता था, छत वो समतल रूप से होता था शुरू के मंदिर में। और देवगढ़ का 10 अवतारा मंदिर ऐसा मंदिर है जिसका छत शिखर के रूप में बनाया गया। जो शिखर है ऊपर के, उसको नॉर्थ इंडिया में शिखर बोला जाता है, जो छत को। और वही दक्षिण इंडिया में, यानी दक्षिण भारत में, इसको हम विमान बोलते हैं, विमान। वही जो प्रवेश द्वार होता है जिसको गेट बोलते हैं, उसको गोपुरम बोला जाता है। अब हम
देखते हैं कि जो नागर शैली है, बेसर शैली है, उसमें आप कश्मीर से लेके विंध्यन तक के जो जितने मंदिर बनेंगे उसमें नागर शैली की मंदिर ही बनता है। यानी नॉर्थ इंडिया में नागर शैली की मंदिर बनता है। वही विंध्यन से लेके आपको कृष्णा तक के, यानी कृष्णा रिवर तक के जो मंदिर बने हैं वे बेसर शैली में बनाए गए हैं। और वही कृष्णा से लेके कन्याकुमारी तक जितने मंदिर बनाए गए हैं उसमें हमारा द्रविड़ शैली में बनाया गया है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि जो अयोध्या में राम मंदिर है उस किस शैली में बनाया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से नागर शैली में ही बनाया जाएगा, क्योंकि यह नॉर्थ इंडिया का ही भाग है। अब हम कुछ मंदिर का जो प्रमुख मंदिर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक एक करके जो इम्पोर्टेंट मंदिर है उसके बारे में बात करते हैं। आपको 3 शैलियाँ बता दिया मैंने मंदिर का, कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। अब हम इनके प्रमुख मंदिर के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर, पहला देखिए खजुराहो का मंदिर है जो चंदेल वंश ने बनवाया था। इसमें कंदरिया का मंदिर या फिर 64 योगिनी मंदिर या फिर कहें तो चतुष मंदिर, ये सब जितने मंदिर हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं। वही अगर आगे देखें तो भीतरगांव का मंदिर जो गुप्त काल में बनाया गया है, और त्रिभाग्य मंदिर वो भी गुप्त काल में बनाया गया है। तो दिलवाड़ा का मंदिर ये प्रथम ऐसा जैन मंदिर है, ये प्रथम जैन मंदिर है। साथ ही हमारा ब्रह्म मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर जो राजस्थान में है जहाँ ब्रह्मा के मंदिर है। वही लिंगराज मंदिर जो गंग वंश ने बनाया था, और यह शिव की मंदिर है। अब अगर देखें तो देखिए मंदिर को बहुत शॉर्ट में हम थोड़ी बता के चल जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम कला एवं संस्कृति पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि मंदिर के अंदर के भाग को क्या कहते हैं, गर्भगृह या फिर प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, साइड वाली मंदिर को क्या कहते हैं, सपोर्टिव मंदिर को क्या कहते हैं, कौन सी मंदिर किस शैली में बनाया गया है। एक एक करके सब जब मंदिर पढ़ाएंगे तो उसको में हम आपको डिफाइन करेंगे जब कला एवं संस्कृति पढ़ाएंगे। तो अब हम स्तूप के बारे में बात करें तो स्तूप जो है हमारा, देखिए बौद्ध के अपशिष्ट के आधारों पर स्तूप का निर्माण किया गया, और यह अर्धचंद्राकार इस तरह से आप देखेंगे कि सांची के या पिपरावा के जो स्तूप है इन सब में आपको दिखेंगे। जैसे पिपरावा का जो है वो गोरखपुर में बनाया गया है, वही सांची जो एमपी में है और यह अशोक द्वारा बनाया गया। वही भरहुत भी एमपी में है और पुष्पमित्र शुंग द्वारा बनाया गया है। और जो चैत है, चैत जो बोला जाता है उस बौद्ध के जो पूजा स्थल है, बौद्ध भिक्षु के लिए जो पूजा स्थल है उसी को हम चैत कहते हैं, ठीक है। और चैत जो सातवाहन वंश के शासक था, कार्ले को चैत बनाया, और यह महाराष्ट्र में जो चैत है महाराष्ट्र में है। वही अगर हम बौद्ध भिक्षु के
निवास स्थल, जैसे हम लोग रहते हैं उसको घर कहते हैं, और बौद्ध भिक्षुक जो रहते हैं उसको हम विहार कहते हैं। और बिंदुसार ने राजगीर में बेलन विहार का निर्माण करवाया तथा बिहार के नाम पर ही इसे बिहार कहते हैं। वही अगर हम गुफा के बात करें तो गुफा में 3 गुफा, अजंता का गुफा और बराबर का गुफा और बाघ गुफा। देखिए बराबर का जो गुफा है ये अशोक ने आजीवक जो भिक्षुक थे उनके लिए रहने के लिए निर्माण किया था। और यह जो बराबर गुफा है ये बिहार में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको पड़ता है। आप वहाँ जाएंगे और देखेंगे तो एक पत्थर को काट करके उसको में बनाया गया है और बहुत ही सुंदर दृश्य आज तक के अवेलेबल है। आप सोच सकते हैं अशोक के शासनकाल में उसके पौत्र ने भी बनाया था। वहाँ पे 7 टोटल नागार्जुनी गुफा और बराबर गुफा में ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा। वही अगर हम देखें तो अजंता का गुफा महाराष्ट्र में, जो अजंता का गुफा है वो महाराष्ट्र में बनाया गया है और इसका निर्माण गुप्त काल के शासक ने बनाया था। और इसमें आप देखेंगे कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ही सभी सामग्री सभी चीज़ मिल जाएंगे। वही आपको देखेंगे तो जो ग्वालियर में ये जो बाघ गुफा है, ग्वालियर पड़ता है एमपी में, ग्वालियर में या गैर धार्मिक गुफा है। इन सब जो हमारा पुरातात्विक स्रोत थे, आपको उम्मीद होगा कि अच्छा लगा होगा। और ये निश्चित रूप से जब हम आगे धीरे धीरे कला एवं संस्कृति पढ़ाएंगे तो उसको हम बताएंगे। सिर्फ हम पुरातात्विक स्रोत का संक्षिप्त में इसको बताने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि इसे दोबारा पढ़ाया जाएगा कला एवं संस्कृति में। साथ ही साथ जहाँ पे हम अभिलेख पढ़े हैं तो उसको भी बताएंगे, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में, एक एक करके फिर वहाँ पे हम धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि यहाँ पर पुरातात्विक में उतना डिस्क्राइब बताना संभव नहीं है और अगर पूरा बता दिया जाता तो निश्चित रूप से आप बोरिंग फील करते हैं और फिर वही हाल हो जाता कि रात रटे दिन सफ़ा, और फिर वैसे इतिहास को फिर आपको दिमाग में आ जाता कि यह बोरिंग है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि संदीप सर जो साथ में क्लास ले रहे हैं उन्होंने रेलवे के लिए जो 15 दिसंबर से अनाउंसमेंट किया गया है एग्ज़ाम के लेके, और हो सकता है कि वो एग्ज़ाम आगे भी बढ़ जाए क्योंकि कोरोना जो महामारी चल रहा है और आने की कोरोना की जो बीमारी है और बढ़ेगा या घटेगा इसके सिचुएशन पर, लेकिन 10 दिसंबर तक के बात कह गई है। उसमें आपको संदीप सर रेलवे के स्पेशल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए और जो आपको नोट करने की ज़रूरत होगा आप करेंगे। आप देखेंगे कि वो 10 क्वेश्चन बताते हैं, उसमें कई क्वेश्चन शामिल रहते हैं, आपको डिस्क्राइब करते हुए आगे बताते चले जा रहे हैं। आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा पुरातात्विक स्रोत का। नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।